खुदी को कर बुलंद इतना, खुदी को कर बुलंद इतना कि तकदीर से पहले खुदा पूछे कि बता तेरी रजा क्या है, बता बंदे तेरी रजा क्या है। तो इन्हीं शब्दों के साथ प्यारे विद्यार्थियों, आज हम करें लेसन नंबर 5 का मांग की लॉज का नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक करने से पहले कल हम जो रह गए थे उस चैप्टर में से थोड़ा सा अधूरा रह गया था, वो हम आज कर लेते हैं। कल जो हम टॉपिक कर रहे थे वो हमारा टॉपिक था मांग वाकर की लॉज और उसकी कोटियां। मांग की लॉज की कोटियों में एक कोटी आई थी जिस पर इकाई की लॉज के बराबर मांग थी, इकाई के बराबर लॉज था। उस अवस्था को हम रेगुलेटर हाइपरबोला कहते हैं, क्योंकि जब हम ये जिस अवस्था में इस बिंदु के हर बिंदु पर आप जहां भी लगाएंगे, इस बिंदु पर जिसका क्षेत्रफल इसके क्षेत्रफल के बराबर मिलेगा, यदि आप इसको कम कर देंगे, इतना कर दिया तो ये इसके बराबर इसमें से कम हो जाएगा। जितना ये कम होगा इतना ये कम हो जाएगा। तो मतलब यहाँ हाइपरबोला क्यों कहते हैं, क्योंकि इसके क्षेत्रफल के बराबर जो ये वर्ग या आयत है हमारा, इस आयत के बराबर इस आयत का अर्थात बढ़ने वाली प्रत्येक आयत का क्षेत्रफल बराबर होगा। इसलिए हाइपरबोला के नाम से इसके हर एक बिंदु पर हर बिंदु पर बराबर क्षेत्रफल होगा। तो मैं यहाँ आपका ये था कि हाइपरबोला कई बार पूछ लेते हैं रेक्टेकुलर हाइपरबोला क्या है। वह एक ऐसी रेखा चित्र पर ऐसे उपभोक्ता की मांग की लॉज होती है कि जो हर बिंदु पर उसकी मांग की लॉज इकाई के बराबर होती है। उसके हर बिंदु पर इकाई की लॉज उसके इकाई के बराबर होती है, उसे हम हाइपरबोला कहते हैं। इस चित्र में जो वर्ग आयत बनेंगे उनका क्षेत्रफल हमेशा बराबर होता है, क्योंकि जिस बिंदु से भी हम खींचेंगे उस पर जितनी कीमत बढ़ेगी या घटेगी उसी के अनुपात में मात्रा है वो हमारी घटेगी या बढ़ेगी। कीमत में जितनी हमारी हम मात्रा घटेगी या बढ़ेगी, जैसे पी ए था या P1 हो या आपका ये क्यू था या Q1 हो, या ये घटे या बढ़े तो उसके हिसाब से मात्रा होगी। तो यहाँ पर ये बात ध्यान देने वाली, कई बार इसके बाद टिप्पणी पूछ लेते हैं आपसे रेक्टेकुलर हाइपरबोला क्या है, तो आपको इसके बारे में बताना है। आज हमारा ये था, कल के टॉपिक में थोड़ा सा रह गया था लंबे टॉपिक होने के कारण। अब हम चलते हैं आज के टॉपिक पर। आज का टॉपिक है हमारा मांग की लॉज के माप। मांग की लॉज के माप। मांग की लॉज है उसको हम किस प्रकार मापते हैं, इसकी 3 विधियां हैं मांग की लॉज की मापने की। नंबर 1 कुल व्यय विधि। नंबर 2 अनुपातिक या प्रतिशत विधि। और नंबर 3 है ज्यामिति विधि। सबसे पहले तो बेटा आप लोगों को यही समझ लेना है कि विधि है क्या है। 3 विधि है। पहली विधि है आपकी कुल व्यय विधि, ठीक है, नंबर 1। नंबर 2 पे अनुपातिक विधि और नंबर 3 पे ज्यामिति विधि। इन 3 विधियों के माध्यम से हम मांग की लॉज को ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन आज हम तीनों न करके हम करेंगे कुल व्यय विधि के बारे में। आज हम कौन सी करेंगे,
कुल व्यय विधि के बारे में, सारों के बारे में हम आज नहीं करेंगे, तो इनका अध्ययन हम अगली क्लास में करेंगे। आज की क्लास में सिर्फ हम इस कुल व्यय विधि के ऊपर बात करेंगे, जो हमारी नंबर 1 है। नंबर 1 कुल व्यय विधि में कैसे मांग को मापते हैं हम। कुल व्यय विधि कौन सी विधि होती है? कुल व्यय विधि वह विधि की वस्तु की कीमत में परिवर्तन के साथ उस पर किए जाने वाले कुल व्यय में परिवर्तन किस दिशा में होता है? कुल व्यय विधि मांग, कीमत में होने वाले परिवर्तन से कुल व्यय में परिवर्तन किस दिशा में होता है? ये कुल व्यय विधि होती है। इसमें 3 स्थितियां हो सकती है। नंबर 1, जब वस्तु की कीमत बढ़ रही हो तो कुल व्यय बढ़ सकता है। नंबर 2, जब वस्तु की कुल कीमत घट रही हो तो कुल व्यय बढ़ रही है, बढ़ रहा है या बढ़ सकता है। नंबर 3, जब वस्तु की कीमत बढ़ या घट रही है या घट रही है, परंतु कुल व्यय पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। देखिए, हम दोबारा से कर लेते हैं। एक तो ये बात हो सकती है कि जब कोई वस्तु की कीमत बढ़ रही है तो उस वस्तु की कुल व्यय बढ़ जाता है, और कुल कीमत की घट रही है तो कुल व्यय भी घट जाता है। यानी दोनों समान बातें हो सकती हैं। ये इधर है तो ये भी इधर है, और कीमत इधर है, ये इधर है तो ये भी इधर है। दोनों बढ़ रही है तो बढ़ रही है, घट रही है तो घट रही है। एक तो ये स्थिति हो सकती है। दूसरी स्थिति में एक बढ़ रही है, दूसरी घट रही है। जैसे ये घट रही है, ये बढ़ रही है, ये बढ़ रही है, ये घट रही है। उस अवस्था में भी हो सकता है एक जब कुल व्यय पर कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे वस्तु की कीमत बढ़े चाहे ना बढ़े, उसके ऊपर जो होते हैं हम उसको एक सारणी के माध्यम से सीखेंगे। कुल व्यय विधि। कुल व्यय विधि में पहले इकाई लोच, इकाई लोच कब होगी? पॉइंट ले लेते हैं। मांग की लोच,
मांग की इकाई लोच कब होती है? जब कीमत बढ़ रही हो या कम हो रही हो। चाहे कुल मांग की जब है जब हम इकाई की लोच कब होती है? जब बढ़ रही है और उसकी कम हो रही है। सॉरी यहां गलत कर गया, कम कम हो रही है, उल्टा। इकाई लोच तो कुल वे बराबर में होती है। ठीक समान समान इकाई लोच क्या होती है? जब चाहे वो बढ़े, कीमत चाहे घटे, लेकिन कुल व्यय पर कोई प्रभाव न पड़े। इकाई से अधिक में इनमें उल्टा संबंध होता है। ये बढ़ रही है, कीमत बढ़ रही है, ये घट रही है कुल, और ये कीमत घट रही है तो कुल व्यय बढ़ रहा है। उल्टा संबंध है। ये बढ़ रहा है, ये घट रहा है, ये घट रहा है, ये यानी उल्टा है। इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, ना ऊपर गया ना नीचे गया, ना घट रहा है ना बढ़ रहा है, दोनों में बराबर है, कोई चेंज नहीं है। और इसके बाद इकाई से कम, ये भी बढ़ रही है, कीमत बढ़ रही है तो आपकी कुल व्यय भी बढ़ रहा है। और यदि घट रहा है, कीमत घट रही है तो कुल व्यय भी घट रहा है। यानी कहने का भाव ये आपका बढ़ रहा है, ये घट रहा है, घट रहा है, ये बढ़ रहा है तो ये भी बढ़ रहा है, और ये घट रहा है तो ये भी घट रहा है। यानी ये समानार्थ चले। जब कोई प्रतिकूल व्यय पर कोई फर्क ना पड़े, चाहे बढ़े चाहे घटे, तो इकाई के बराबर लोच होती है। जब उनका आपसी संबंध एक दूसरे के विपरीत होता है तो इकाई से अधिक होती है। जब समानार्थक होता है तो इकाई से कम होता है। ये तीन प्रकार के ध्यान से एक सारणी से और कर लेते हैं और सीख लेते हैं। स्थिति तीन अवस्थाएं हैं, ए बी सी। स्थिति दूसरा खाना लेंगे हम वस्तु की कीमत, और इससे अगला खाना लेंगे हम मात्रा, और इससे अगला खाना लेंगे कुल व्यय, और इससे आगे लेंगे हम कॉलम लेंगे कुल व्यय पर प्रभाव। स्थिति पहले ए स्थिति में मैंने बताया था आपको, यदि मान लिया हम वस्तु की कीमत मान लेते हैं 2 रुपया है और मात्रा उसकी 4 है, तो आपका कुल व्यय कितना हुआ? 8 हुआ। और यदि आपकी मात्रा 1 हो गई कीमत, और मात्रा आपकी 4 से 8 हो गई, कीमत होने के कारण ज्यादा, कीमत देखिए कीमत कम हो रही है और कुल व्यय कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। कीमत कम होने पर भी चाहे कीमत 2 से 1 हो जाए तो कोई फर्क 8 है, 1 से 2 हो जाए तो भी 8 है। तो इसका मतलब ये प्रभाव क्या है? समान है, इकाई के बराबर है। यहां इकाई के बराबर। इसमें क्या आ गया? आपकी इकाई के बराबर आ गया। इकाई कह सकते हैं आप इकाई लोच। एक अवस्था बेटा ये हो सकती है, और दूसरी अवस्था बी,
ये 2 है, ये 1 है, ये आपका 4 है, ये 8 हो गया है, ये आपकी 10 है, तो ये आपका 10 एकम 10 हो गया है। अब इसको देखिए यहां क्या परिवर्तन हुआ कि ये कीमत घटी है, कीमत घटी है तो कुल व्यय बढ़ा है, कुल व्यय बढ़ा है, कीमत घटने पर कुल व्यय बढ़ा है। और यदि नीचे से ऊपर जाए तो कीमत बढ़ने से कुल व्यय घटा है। इसका मतलब एक दूसरे का विपरीत संबंध, और विपरीत संबंध होता है तो क्या होता है, विपरीत उल्टा संबंध होता है तो क्या होता है, इकाई से अधिक। सी वही आपकी कीमत 2 है और आपकी ये 4 है, मात्रा 4 है, तो 4 दूनी 8 हुआ आपका। और मान लेते हैं आपकी कीमत कम हो गई 1 और मात्रा हो गई आपकी 3 और आपका खर्चा हो गया है 3 एकम 3। तो बेटा यहां देखने वाली बात ये है ये भी कम हुआ और ये भी कम हुआ। इधर ये कीमत 1 से 2 हुई तो ये 3 से 8 हुआ, बढ़ा। तो इसका मतलब दोनों कुल व्यय का और इसका संबंध, आपने इस मात्रा पर कोई ध्यान नहीं देना, आपने इन दोनों तुलना क्रेश को आप भूल जाइए। जिस तरह मात्रा आपका सवाल करने के लिए है, इन दोनों में तुलना कीजिए। इन दोनों में देखिए यहाँ दोनों बराबर था, इकाई के बराबर था, यहाँ घट रही है, नीचे से ऊपर ये घट रही है, बट इनमें उल्टा संबंध है, एक दूसरे में उल्टा संबंध होने के कारण ये ऊपर बढ़ रही है, ये इधर बढ़ रही है, उल्टा संबंध है दोनों में, इसलिए इकाई से अधिक है। ये ऊपर बढ़ रही है, ये भी ऊपर बढ़ रही है, या ये नीचे घट रही है, ये भी नीचे घट रही है। यानी दोनों इकट्ठे ऊपर जा रहे हैं या दोनों नीचे जा रहे हैं, ये दोनों एक दूसरे को उल्टे जा रहे हैं। तो आप ये देखेंगे इससे आपका ये इकाई से कम होगी। ये आपकी तालिका थी, मैंने पूरा प्रयास किया अच्छे से समझाने का आप लोगों को, लेकिन अभी मैं इसका रेखा चित्र और बना देता हूं आपके लिए। देखिए ये हमारी सबसे पहले मान ली इतनी कीमत हमारी और मांग हमारी इतनी है, और फिर आपकी कीमत और बढ़ जाती है, P2 हो जाती है, और आपकी मांग है ये हो गया कीमत आपकी, मांग आ गई आपकी ये। फिर और कीमत बढ़ जाती है आपकी और उतनी रहती है P3, इतनी रहती है बराबर मांग। फिर कीमत और बढ़ जाती है, ये। अब देखिए A B C D, अब जब कीमत इतनी है तो मात्रा इतनी है, और कीमत बढ़ गई मांग भी बढ़ गई, तो यहां कौन सी लोच हुई, देखो कुल व्यय है आपका, ये है आपका कुल व्यय, ये आपका कुल व्यय, ये आपकी कीमत। जब आपकी कीमत इतनी है तो कुल व्यय की मात्रा आपकी इतनी है, क्वांटिटी इतनी है आपकी। और जब आपकी कीमत इतनी हो गई, कीमत बढ़ गई और इधर से आपकी मात्रा भी बढ़ गई, तो इसका मतलब दोनों चीज बढ़ रही है। जहां दोनों चीज बढ़ती है वहां क्या होती है, दोनों बढ़ रही हैं या दोनों घट रही है, तो क्या होता है, ऊपर से नीचे इतनी कीमत है, इतनी कीमत घट गई और मांग भी घट गई, तो एक दूसरे का दोनों समान बढ़ रहे, तो इकाई से कम है। ये क्या है, इकाई से कम है। इलास्टिसिटी यहाँ की इलास्टिसिटी यहां से लेके यहाँ की इलास्टिसिटी इकाई से कम। यहां बिंदु से लेके और यहां बिंदु तक कीमत तो बढ़ी है, लेकिन कुल व्यय पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ना बिंदु पर सी पर रहा है, ना और बी बिंदु पर। जब हम इससे ऊपर जाए तो भी इसके, इसलिए यहां से लेके यहां तक इलास्टिसिटी आपकी इकाई के बराबर है। और आपकी पी बिंदु यहाँ है, यहां से यदि ऊपर जाए हम तो हमारी जो कीमत है वो तो बढ़ रही है, लेकिन कुल मात्रा घट रही है, इसलिए इलास्टिसिटी यहाँ इकाई से विपरीत संबंध है, अधिक है।
या यूं कहीं ऊपर से हम ऊपर से नीचे कीमत हमारी P4 है, P3 हो जाती है, तो नीचे आगे कम हुई और ये हमारी बढ़ गई है। ये कीमत कम हुई है, मांग बढ़ी है, उल्टा हो गया। तो उल्टा संबंध यहां पर, उल्टा संबंध है किसमें, उल्टा संबंध कीमत व कुल व्यय में बराबर इकाई से अधिक। सीधा संबंध कीमत में व कुल व्यय में लॉस इकाई से कम। कुल व्यय में कोई फर्क नहीं, लॉस इस प्रकार बेटा ये आपका प्रश्न था। आज हमने कई टॉपिक इकाई लॉस की थी, कल हम अगले टॉपिक पर चलते हैं, इसकी दूसरी विधि पर। आज के लिए इतना काफी, इसको अच्छे से याद कर लेना। थैंक यू, धन्यवाद आज के लिए।